नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला था 15 फरवरी से, अब वो टल चुका है। मे बी ये एग्ज़ाम अब जो है मार्च में हो सकता है, क्योंकि जैसा कि नोटिफिकेशन बताया गया है कि 4 मार्च तक जो कमेटी बनी है और उस कमेटी के द्वारा 4 मार्च तक इसके बारे में जो भी रिज़ल्ट के बारे में आप लोगों का एक प्रोटेस्ट था, उसकी सुनवाई के लिए 4 मार्च को रिज़ल्ट उसमें बताया जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा भी मिला हुआ है, अच्छे से प्रिपरेशन और आप कर सकते हैं। और अभी तक जो भी आपने पढ़ाई की है उसका एक रिवीजन कर सकते हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर के आया हूँ CBT 2 के लिए जनरली। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। हर सेट में मैं 25 क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आऊँगा रोज़ाना। आप इसे देख सकते हैं और मेरे साथ इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और ऐसे कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो आपको करने चाहिए। ठीक है, तो जनरल नॉलेज जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस CBT 2 के एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे कुल 50 क्वेश्चन जो है वो GK GS से आने वाले हैं। 35 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से, 35 क्वेश्चन होंगे मैथ से और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो GK GS से होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 40% का यहाँ पे शेयर हो रहा है। 40% का जो शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ GK GS से है। तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग जनरली लोग कर लेते हैं, मैथ भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जिसका GK एंड GS अच्छा होगा वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा अच्छे तरीके से। और आपको पता होगा कि मेरिट जो है वो CBT 2 के ही एग्ज़ाम में बनने वाली है। अब इसी CBT 1 जो आप लोग क्वालिफाई करेंगे या फिर जो लोगों ने कर चुका है, तो वो बस क्वालिफाइंग नेचर का था, उसके मार्क्स आगे जोड़ने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि CBT 2 में आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ के करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1 को हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए, खुद से करिए और बताइए कि आप कितने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो निम्नलिखित का जन्म दिवस है ना। यानी कि युवा दिवस जो बनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे है राजीव गांधी, कल्पना चावला, ठीक है, सर शहीद भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद। तो आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो युवाओं के प्रणेता थे, युवाओं के चाहने वाले थे उनके, और काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी एक। और उन्होंने जा कर के जो आपने देखा था कि विश्व में एक पहचान अपनी बनाई थी। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के ऊपर ही हम लोग हर साल 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। आप इसे याद रखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, आपको उन्हें याद रखना चाहिए। और ये एक जनरल नॉलेज है, इसलिए यहाँ पर मिक्सअप होकर सारे क्वेश्चंस आएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे कराऊंगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्विज मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी, ये आपको बताना है। तो देखिए भारत की जो प्रथम महिला विदेश सचिव हैं वो कौन है, चोकिला अय्यर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अपनी स्थापना को कितने वर्ष होने को अभी हाल ही में मनाया है। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे से संबंधित पूछा गया प्रश्न। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी मैं यहाँ पे अलग से आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी जो 71 जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी मे बी इसी के साथ में एनटीपीसी का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरी है, इसलिए ग्रुप डी का जो मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ आप उसको भी ज़रूर देखिए। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा
और या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जाकर ज्वाइन करिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर लिंक मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें पूछा गया था रेलवे ने कितने वर्ष पूरे होने पे अपने स्थापना दिवस को मनाया। तो देखिए, उसने 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं रेलवे ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी यात्री रेल मार्ग जोड़ता है। सबसे लंबी रेल मार्ग यात्रा भारत में कौन सी है? तो कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू तवी तक एक ट्रेन चलती है, और ये इतने जो कि भारत के एक नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो दुनिया में भर में सबसे पहली बार रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी, उसे आपको करना है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है उत्तर पूर्वी इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, फोर्थ नंबर है, वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान रेल मंत्री किस राजनीतिक दल से है? इस ऑप्शन में यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है। आप बताइए कि वर्तमान जो रेल मंत्री है, आपने अभी खबरों में उन्हें देखा होगा, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट के द्वारा जो स्ट्राइक किए गए थे, उसकी वजह से मंत्री जी हमारे ऑनलाइन आए थे, न्यूज़ चैनल पे आए थे, प्रेस मीडिया में आए थे, और उन्होंने एक आश्वासन दिया स्टूडेंट्स को कि जो भी होगा स्टूडेंट की भलाई के लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके से उनके बारे में अभी तक आपको पता चल गया होगा। वो कौन है, उनका नाम भी मुझे बताइएगा। चलिए मैं नाम बता देता हूँ। अश्वनी वैष्णव जी हैं, ठीक है। अश्वनी वैष्णव जी हैं, और किस पार्टी से हैं ये आपको आंसर करना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे पहिए और धुरी निर्माण किस स्थान पर करती है, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो दिखाए गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चित्तरंजन, हुसैनपुर पंजाब, बेंगलोर और पेराम्बूर तमिलनाडु। तो देखिए, भारतीय रेलवे के जो पहिए और धुरी का जो निर्माण होता है वो बेंगलुरु में होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है ना। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं अलग अलग टॉपिक से। तो ये एक तरीके से सीखा जाए तो पूरा का पूरा कंपाइलेशन है 25 क्वेश्चन का, जिसमें हर एक फील्ड से मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान का लोक नृत्य कौन से है। तो कुड्डियट्टम, गरबा, घूमर और नौटंकी। तो अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कि घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके अलावा कालबेलिया जो डांस है वहाँ का भी फेमस नृत्य है, ठीक है। गरबा जो है वो गुजरात का है, ठीक है। कुड्डियट्टम जो है वो तमिलनाडु का है। नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही तरी सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सही तरीके से सुमेलित कौन है, इसका आंसर करिए। तो भरतनाट्यम बताया गया आंध्र प्रदेश का, जो कि गलत है। आपको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है। यहाँ पे कुचिपुड़ी बताया गया मध्य प्रदेश का, ये भी गलत है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और कथकली बताया गया है केरल का, ये करेक्ट है ना। कथक तमिलनाडु का नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया या फिर उत्तर प्रदेश का है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया। तो अगला प्रश्न पूछा गया कि संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष में हुई थी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको ऑप्शन में करेक्ट करना है। तो देखिए, संगीत नाटक अकादमी जो है वो 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पंजाब में ललित कला अकादमी कहाँ पर है, ठीक है। तो पंजाब की ललित कला अकादमी की बात करें तो वो वहाँ पर चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का चंडीगढ़ वो प्रथम शहर है जिसे पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और तब जाकर इस शहर को बसाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि फिर से नृत्यों के लेकर के है। तो यक्षगान के बारे में पूछा गया है कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको आंसर करना है। तो यक्षगान जो है आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका का जो है वो लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में रामायण का नृत्य रूप निर्धारित करती है। तो ऐसा भारत के अलावा दूसरा कौन सा देश है जहाँ पर रामायण को एक नृत्य रूप देती है, नृत्य के तौर तरीके से रामायण को प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा कौन सा देश है। तो देखिए, ये देश है थाईलैंड। भारत के अलावा जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी रामायण की काफ़ी ज़्यादा पहुँच है, अपनी रामायण को लोग फॉलो करते हैं, और उनकी अपनी भी इस रामायण को लेकर के कहानियाँ हैं। तो थाईलैंड यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तुगस्का फायरबॉल नामक महाविस्फोट हुआ था। तो देखिए, ये जो विस्फोट है वो 1908 ईस्वी में हुआ था, ये आपके इसको करेक्ट करना है।
अगला प्रश्न यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से पूछा गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो सिलिकॉन वैली बोला जाता है वो बेंगलुरु को बोला जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु कहते हैं। अच्छा, सिलिकॉन वैली जो जगह है वो इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सोशल मीडिया के जो भी, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और इसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी की जो हेड ऑफिस है ना वो सिलिकॉन वैली में है। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं बनती हैं, उन सब की ऑफिसेज यहाँ पे हैं, एप्पल हो गया, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हमारे इंडिया में बेंगलुरु भी टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादातर वो बेंगलुरु में हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी बेंगलुरु में हैं, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। तो सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही के दिनों में ओबलापुरम कंपनी खबरों में रही थी, यह स्थित है। तो देखिए, ओबलापुरम जो कंपनी है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि कर्म ही पूजा है, ये उक्ति किसने दी थी, किसने कहा था इसको सबसे पहली बार कि कर्म ही पूजा है। ठीक है, तो इसको कहने वाले कोई और नहीं बल्कि बसावन जी थे। आप इन्हें याद रखिए, इनके द्वारा बताया गया था कि कर्म ही पूजा है। देखिए, ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो इसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं होता कि क्या इस तरह के प्रश्न भी पूछा जाता है। करो या मरो तो हर कोई जानता है कि गांधी जी ने बोला था, लेकिन कर्म ही पूजा है बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये किसने कहा था। तो इस तरह के प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पे संकलित करने की कोशिश की है, जिससे आपके एग्ज़ाम में आप इसे अच्छे तरीके से कर सकें। दोस्तों, एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपकी लाइक्स और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम अच्छे तरीके से और काम करने की कोशिश करते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं हमारे वीडियोज़ को, इसको शेयर करते हैं, और हमारे जो सब्सक्राइबर काउंट बढ़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो कृपया करके आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला। आप ज़रूर लाइक करें अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन होगा और आपके लिए और अच्छी चीज़ें हम लेकर के यहाँ पे आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, संसद द्वारा उग्रवादियों को हतोत्साहित करने वाला कौन सा विधेयक पारित किया गया है। तो देखिए, संसद द्वारा जो उग्रवादियों को हतोत्साहित करने का जो एक विधेयक पारित किया गया था उसका नाम था पोटा। आप इसे याद रखिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पर एक तरीके से साहित्यिक चोरी से संबंधित पूछा गया है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सभी सही नहीं है। तो यहाँ पे साहित्यिक चोरी मैं आपको समझा देता हूँ कि साहित्यिक चोरी होता क्या है। कुमायूं विश्वविद्यालय की बात की गई, कुलपति का नाम बताना था जो साहित्यिक चोरी के आरोप में अभियारोपित किए गए थे 6 फरवरी 2003 को। तो मैं आपको बताता हूँ साहित्यिक चोरी होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए, साहित्यिक चोरी का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की आइडिया, उसके विचार और उसके जो लेख हैं उसको किसी ने कॉपी करके अपनी बुक में बनाया और उस पर अपना नाम लिखा कि ये मेरे द्वारा संकलित की गई है। ठीक है, तो इसे हम साहित्यिक चोरी, जैसे आपने अभी तक ऑनलाइन जो मैटर्स हैं तो उस पर आप कॉपीराइट सुनते होंगे। ठीक है, कॉपीराइट, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन है अगर मैं इसे कहीं से कॉपी करके ला रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन तो ज़रूर कहीं ना कहीं मिलते ही हैं क्योंकि ये यूनिक नहीं होते। हाँ, उनके लिखने के तरीके, ऑप्शंस, ये चीज़ें यूनिक हो सकती हैं और इसे कोई हूबहू कॉपी करता है तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही ये साहित्यिक चोरी होती है, एक तरीके से कॉपीराइट होता है ये। अगर आपने किसी की आइडियाज़, किसी के विचार, किसी के राइटिंग्स को आपने कॉपी किया है तो आपको उसे मेंशन करना होगा अपनी बुक में कि आपने उस चीज़ को स्रोत कहाँ से, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से लिया है आपने। ठीक है, तो तब उसे साहित्यिक चोरी नहीं माना जाएगा, लेकिन आपने उसको अपने नाम से संकलित कराया तो डेफिनेटली वो एक साहित्यिक चोरी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है, तहलका जांच आयोग, एक मिनट, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर ऊपर चला गया है। ठीक है, ये रहा प्रश्न। ठीक है, तहलका जांच आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, तहलका आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो किसे चुना गया है आपको बताना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट 1 हो जाएगा, जस्टिस S N फुकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कर्नाटक के पूर्व मंत्री H Nagappa के दिसंबर 2002 में
किसने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो काफ़ी ही हिस्टोरिकल प्रश्न है ये प्रश्न इसलिए लाया गया है क्योंकि इतिहास में आपने एक नाम सुना होगा, बीरप्पन। ठीक है, ये बीरप्पन जो था आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बॉर्डर्स पे रहा करता था। पुलिस इसको मारने में काफ़ी टाइम विफल रही थी, कई सारे पुलिस वालों की जान भी चली गई थी और इसके ऊपर एक मूवी भी बन के आई है। तो उस मूवी का भी नाम बीरप्पन ही है, आपने शायद देखा होगा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल एक क्वेश्चन बनता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 3 वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यह पूछा गया कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन नंबर सही नहीं है ना। तो ये जो है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, आपको इसका आंसर करना है। तो पर्यटन दिवस आप बताइए कि कब मनाया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 27 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है। तो अगले प्रश्न का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रडार का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। तो इसमें ऑप्शन है रॉबर्ट वॉटसन, जॉर्ज एस्टमैन, जेएल बेयर्ड और ग्राहम बेल। यहाँ पर मैंने इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आप इसका जवाब ज़रूर दें और इस तरीके से आपका नॉलेज बूस्टअप होगी। आपको बता दूं कि जो भी सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा और करेक्ट देगा, उसका मैं नाम अपने आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर लूँगा। उसकी जो भी आईडी होगी, जो भी उसके फ़ोटोज़ लगे होंगे, उसके साथ में मैं आपका यहाँ पर नाम अपने आने वाले अगले सेशन में लूँगा। तो आप ज़रूर इसका आंसर करिए। ठीक है, तो चलिए आज ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।